वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन एंड लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, ये आज का हमारा टेस्ट नंबर 29 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है हमारा, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? इसका क्या आंसर होगा? सिनेबार किस धातु का अयस्क है? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन 20 करेक्ट, पारद मर्क्यूरी यानी कि पारा। ऑप्शन 20 करेक्ट। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या है 2। इमेजिनरी होमलैंड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इमेजिनरी होमलैंड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, सलमान रुश्दी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 3। सरयू नदी के तट पर बसे शहर की पहचान करें। तो सरयू नदी के तट पर जो शहर बसा हुआ है, बताइए कौन सा शहर है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करके ज़रूर बताएं। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट, अयोध्या। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या है 4। ब्रिटिश शासन में आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ? ब्रिटिश शासन में आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1878। ये जो आर्म्स एक्ट था ये 1878 में पारित किया गया हुआ था ब्रिटिश शासन द्वारा, ब्रिटिश शासन में 1878 में। और इसमें जो प्रावधान था, ये आर्म्स एक्ट में क्या था, इसमें प्रावधान था कि भारतीयों द्वारा अपने पास भारतीयों द्वारा हथियार रखने का जो उनका अधिकार था वो छीन लिया गया था। हथियार रखने का जो उनका अधिकार था भारतीयों का, इस आर्म्स एक्ट के तहत वो छीन लिया गया था। भारतीय अपने पास हथियार नहीं रख सकते थे, वो उनका अधिकार था, वो छीन लिया गया था आर्म्स एक्ट के तहत 1878 में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या है 5। बागुरुम्बा असम बोडो के समुदाय का एक है। ये बागुरुम्बा नहीं है, ये बागुरुम्बा है बागुरुम्बा। तो क्या है बागुरुम्बा? असम के बोडो समुदाय का एक है। क्या है? स्थानीय खेल, चित्रकला शैली, लोक नृत्य, अनुष्ठानिक जुलूस। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन 20 करेक्ट, लोक नृत्य है बागुरुम्बा। इसको क्या बोले? इसको बटरफ्लाई और वर्धविशिका नृत्य भी कहा जाता है। और यह जो नृत्य है ये विशेष रूप से विषुवा संक्रांति के मौसम के दौरान अप्रैल के मध्य में किया जाता है, ये बागुरुम्बा नृत्य। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या है 6। हाल ही में किस राज्य ने राज्य में साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट, मध्य प्रदेश। ये जो मध्य प्रदेश है, इसमें मध्य प्रदेश ने साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और ये देश का पहला साइबर तहसील बनाने वाला राज्य बन गया है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या है 7। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट है वो कब पारित हुआ? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1878। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1878 में एक तो आर्म्स एक्ट पारित हुआ था और दूसरा पारित हुआ था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ये दोनों ही एक्ट 1878 में पारित हुए थे। आर्म्स एक्ट में जो प्रावधान था वो था कि इसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था। ये तो था आर्म्स एक्ट का प्रावधान। और जो 1878 में वर्नाक्यूलर का जो प्रेस एक्ट था, उसमें क्या था? उसमें था कि इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर सकती थी। ये था हमारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रावधान 1878, जो कि इसमें 2 एक्ट पारित किए गए थे, एक तो आर्म्स एक्ट और दूसरा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो एक शब्द में कहें वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के लिए कि सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके, ये उससे संबंधित प्रावधान था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो अगला प्रश्न हमारा, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या है 8। हाल ही में उड़ान योजना के माध्यम से क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ किसने भागीदारी की है? तो इसका आंसर क्या होगा? हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ किसने भागीदारी की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, मेक माई ट्रिप। ज़्यादातर लोगों ने मेक माई ट्रिप के बारे में सुना होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 9। हवाई अड्डे के साथ उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो पहला राज्य बन गया है। और कितने इसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं उत्तर प्रदेश में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, 5।
5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं हमारे यहाँ पे यूपी में। और जो कि ये जो एयरपोर्ट हैं ये कहाँ कहाँ हैं? साल 2012 में लखनऊ और वाराणसी ये 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे। इसके बाद तीसरा जो आया वो था हमारा कुशीनगर। और जो चौथा है हमारा अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण चल रहा है। और जो 5वां है वो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है? वो है हमारा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये तो हमारा 5वां है। तो टोटल जो यूपी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो टोटल 5 हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 10। जेवर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, गौतम बुद्ध नगर जिले में जेवर हवाई अड्डा स्थित है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 11। भारत में हर साल दुग्ध दिवस मनाया जाता है। भारत में जो हर साल दुग्ध दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट 26 नवंबर को दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन जिनको मिल्क मैन के नाम से भी जाना जाता है, मिल्क मैन के नाम से भी जाना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। इनकी जो जयंती थी उसके अवसर पर मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। इसको ये जो दुग्ध उत्पादन है ये इसको क्या बोलते, कौन सी क्रांति बोला है? इसको श्वेत क्रांति भी बोलते हैं। श्वेत क्रांति भी दुग्ध उत्पादन को बोला जाता है। और ये दुग्ध उत्पादन जो है ये किससे संबंधित? ऑपरेशन फ्लड जो है हमारा, ऑपरेशन फ्लड ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड। तो इसका और ये कब से मनाया जा रहा है ये राष्ट्रीय दुग्ध दिवस? ये मनाया जा रहा है हमारा 2014 से राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जा रहा है। फिर से बता दूं मैं आपको, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, भारत के जो मिल्क मैन हैं उनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। और जो दुग्ध उत्पादन है हमारा ये इसको श्वेत क्रांति भी बोला जाता है। और जो ऑपरेशन फ्लड है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और ये जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है ये कब से मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है 2014 से। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 12। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत का जो संविधान दिवस है वो कब मनाया जाता है? भारत का संविधान दिवस हमारा मनाया जाता है 26 नवंबर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। तो ये क्यों मनाया जाता है? ये जो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर, संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनकी जो 125वीं जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 को पहली बार संविधान दिवस मनाया गया था। 2015 को पहली बार संविधान दिवस मनाया गया था 26 नवंबर 2015 को। तब से ये हर साल प्रत्येक वर्ष भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 13। एसडीजी अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 में किस शहर ने सी श्रेंक हासिल किया है? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, शिमला। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 14। भारत साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑन वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा का हस्ताक्षर किस वर्ष बना? तो इसका क्या आंसर होगा? बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1976। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 15। पत्थरू घाट विद्रोह किससे संबंधी है? ये पत्थरू घाट नहीं, पथारू घाट बोला जाएगा इसको। पथारू घाट जो ये विद्रोह था ये किससे संबंधित था? ये संबंधित था हमारा किसानों के विद्रोह से। ये जो था किसानों के विद्रोह से संबंधित था पथारू घाट विद्रोह। और ये असम का जो पथारू घाट में हुआ था ये विद्रोह, असम का जो पथारू घाट था ये वहाँ पर हुआ था ये पथारू घाट विद्रोह। अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रदर्शन किया था किसानों ने, जिसमें अंग्रेज़ों के जो अंग्रेज़ थे उन्होंने सैनिकों को ये आदेश दे दिया था कि किसानों को
किसानों पर गोलियां चलाने की, जिसमें हज़ारों लाखों किसान मारे गए थे। तो ये किसानों का विद्रोह था, पतारू घाट। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या है 16। फरवरी 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? फरवरी 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी इज करेक्ट, भारत। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 17। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ, यानी कि प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस और मृत वस्तुओं का क्षय, डिकेइंग ऑफ डेड मैटर्स। तो हमारा जो आंसर है इसका बोथ है, प्रकाश संश्लेषण और मृत वस्तुओं का क्षय। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। कुनैन निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? कुनैन जो है वो किस भाग से प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, छाल से। और जो हमारा अगला प्रश्न है हमारा 19। वॉशिंग मशीन के सिद्धांत पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जो आंसर है हमारा ए, सेंट्रीफ्यूगेशन। वॉशिंग मशीन जो हमारा काम करती है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन के सिद्धांत पर काम करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तित नहीं होता? फिर से बता दूं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तित नहीं होता है? तो इसका जो आंसर है क्या होगा? फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी है, वेवलेंथ है या इंटेंसिटी है? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन परिवर्तित नहीं होता? फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। आज के प्रश्नों की श्रृंखला हमारी यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। और क्वेश्चन ऑफ द डे जो हमारा है वो है, भारत में एथनॉल उत्पादन में वर्तमान में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो आप इसका आंसर ज़रूर दें, कमेंट सेक्शन में अपने आंसर ज़रूर दीजिएगा। तब मिलते हैं आपसे अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए नमस्कार।